और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में मोदी की 2024 वाली पार्टी आज ही शुरू हो गई। बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव धूमधाम से शुरू हुई। मोदी का रोड शो निकला। एजेंडे पर कुल 10 चुनाव हैं। इनमें 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव भी शामिल हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक भी शामिल हैं। मगर आज दिल्ली में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर राष्ट्रीय कार्यकारिणी कितनी ताकतवर है कि वो पार्टी अध्यक्ष के भविष्य का फैसला भी करती है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे बड़ा सोशल डेमोक्रेट, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का अधिवेशन, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो और राष्ट्रीय राजधानी में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। सियासी तस्वीरों के पैरेलल तदबीरों तक। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। बीजेपी की नेशनल एग्जीक्यूटिव का एजेंडा क्लियर है। दुनिया की सबसे बड़ी मेंबरशिप वाली पार्टी एक के बाद एक 10 चुनाव लड़ने के लिए कमर कस चुकी है। इनमें 2024 का वो सबसे बड़ा आम इंतखाब भी शामिल है, जिसके बारे में दावा है कि वो नरेंद्र मोदी की तीसरी बार दिल्ली वापसी का सबब बनेगा। 2023 हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें एक में भी अपनी हार नहीं होनी चाहिए। यूं तो बीजेपी खुद को और खुद पॉलिटिकल पंडित बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहते हैं, जो न रुकती है न थकती है, बस चरैवेती के सिद्धांत पर अनवरत चलती है। सवाल है कि बीजेपी की दिल्ली कार्यकारिणी का एजेंडा क्या है। सोमवार की शाम 4 बजे दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में शुरू हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी मंगलवार शाम 4 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ खत्म होगी। अगले साल लोकसभा चुनाव हैं, इसलिए पार्टी अभी से उस मोड में आ गई है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ व्यक्तिगत अब्यूसिव लैंग्वेज के द्वारा नेगेटिव कैंपेन जो ऑपोजिशन बुनियाद आरोप लगाकर चला, उन सब में हर एक में कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नकारते हुए ऑपोजिशन के टीका टिप्पणी हुआ है। पेगासस उस स्पाईवेयर के मामले में पीएम के खिलाफ नेगेटिव बातें बोलने के बावजूद इतने कोर्ट में बेस्ड ऑन एविडेंस जजमेंट सरकार की और प्रधानमंत्री के फेवर में आया। ऑपोजिशन का बेबुनियाद कैंपेन को नेगेटिव करवाया। सिमिलरली राफेल, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस चलाना और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर ही केसेस लगवाना और उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, इन सब के ये तीसरी। 4th सेंट्रल विस्ता के ऊपर कितने टीका टिप्पणी करने वाले, बेबुनियाद आरोप करने वाले ऑपोजिशन को सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और उधर सटीक जवाब मिला। और इकोनॉमिक बेसिस के ऊपर रिजर्वेशंस, वो 5वीं और 6ठी डीमोनेटाइजेशन। सो ऑपोजिशन हर बार पर्सनलाइज्ड कैंपेन और बेबुनियाद आरोप चलाते हुए आखिर जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उनके बात साफ सुथरा हुआ।
ये मोदी की नई बीजेपी है। आइए अब 90 के दशक की इस तस्वीर को देखिए। तब मोदी की पार्टी में स्थिति क्या थी, इस तस्वीर से ही समझिए। अब बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मोदी के बगैर कल्पना ही मुश्किल है। आखिर क्या होती है बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी? अगले 1.5 साल तक इसकी क्या अहमियत होगी? इसे समझेंगे तो बीजेपी की पूरी डिजाइन और थीम समझ में आ जाएगी। पार्टी के हर फैसले पर, हर नीतिगत निर्णय पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर जरूरी है, हरी झंडी जरूरी है। ऐसी कार्यकारिणी के मार्फत सरकार ये बताती है संगठन को कि जो काम किया गया है उस काम को जनता के बीच आपको कैसे, किस रूप में ले जाया जाना है, कितना महत्वपूर्ण है ये काम। जैसे G20 बैठक की बात करें हम लोग, इस साल का सबसे बड़ा कार्यक्रम वो होने जा रहा है। पूरी दुनिया में भारत की धाक जमाने के लिहाज से G20 की बैठक कितनी महत्वपूर्ण है कि उसका सफल आयोजन हो, समझा जा सकता है। वहाँ पे भारत की छवि कितनी निखर कर आएगी। उसमें संगठन का रोल भी रहेगा कि कैसे पूरे सिस्टम को G20 के लिए तैयार करने में संगठन अपना योगदान दे सकता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा संभावना इस बात की बताई जा रही है कि एक अलग प्रस्ताव भी आ सकता है जिसमें पूरा इस G20 इवेंट का जिक्र रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अलग अलग जगहों पर इसके कार्यक्रम का जिस प्रकार से आयोजन कराया और सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करके उनमें बताया है किस प्रकार से इसका सफल आयोजन देश के लिए कितना ज़रूरी है। समझा जा सकता है कि उस कंडीशन में जब बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक हो रही है तो संगठन को भी क्या मैसेज दिया जाएगा। तो ऐसी बैठकें जब होती हैं तो पार्टी की ये कोशिश रहती है कि एक ओवरऑल हॉलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं, जनता के बीच जाने के लिए उन सारे मसलों के साथ शीर्ष स्तर से उन्हें गाइडलाइन मिले, शीर्ष स्तर से उन्हें प्रोग्राम मिले, फिर उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो धरातल पर जाए। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उसकी सर्वोच्च इकाई होती है। बीजेपी में होने वाले हर बड़े फैसले पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मुहर जरूरी है। पार्टी का पॉलिसी डिसीजन भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए होता है। बीजेपी के संविधान में संशोधन का अधिकार भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को ही है। पार्टी के नए नियम भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही तय करती है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पूरी तरह लोकतांत्रिक होती है। फैसले सर्वसम्मति से होते हैं और मतभेद होने पर मतदान होता है। बीजेपी के संविधान के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक साल में कम से कम 3 बार होनी जरूरी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास पार्टी अध्यक्ष को हटाने का भी अधिकार है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पास ही ये शक्ति होती है कि वो सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष को बना सकती है या हटा सकती है या उसके लिए किसी नियम में संशोधन कर सकती है, नियम को बदल सकती है। क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, आधे राज्यों में जब संगठन के चुनाव हो जाते हैं उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। क्योंकि पार्टी पहले गुजरात के चुनाव में व्यस्त थी, उसके बाद इस साल 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, तो जाहिर तौर पे वहाँ पे संगठन के चुनाव के लिए पार्टी अपनी ताकत नहीं झोंकना चाहेगी। और उस लिहाज से ये तय किया गया है कि जेपी नड्डा, जिनका कार्यकाल अभी 20 तारीख को खत्म हो रहा है, 20 जनवरी को, उनके कार्यकाल को एक्सटेंशन दे दिया जाए अगले लोकसभा चुनाव तक। 1 साल में 3 बार कम से कम राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी चाहिए बीजेपी के संविधान के लिहाज से। कुछ उसमें महीनों में फेरबदल आगे पीछे हो जाता है अगर चुनाव रहा या कोई दूसरी चीजें रही तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस साल भी 3 बैठकें होनी है, तो अगले लोकसभा चुनाव से पहले 3 से 4 राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है। उस बैठक में लगातार राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये तय किया जाता है कि संगठन किन किन कार्यक्रमों पर चल रहा है, संगठन को और मजबूत करने के लिए क्या कार्यक्रम किए जाने चाहिए और चुनाव के लिहाज से और किस प्रकार से संगठन की ताकत झोंकी जानी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग कार्यक्रम बनाए जाते हैं। दिल्ली की मौजूदा राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कुल 350 नेता शामिल हैं। इन सदस्यों में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चों के प्रमुख, प्रदेश प्रभारी, सह प्रदेश प्रभारियों समेत संगठन के अहम लोग शामिल होते हैं। सामान्यतः नेशनल एग्जीक्यूटिव में 80 सदस्य होते हैं। इनके अलावा 50 विशेष आमंत्रित सदस्य और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा पार्टी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री व 5 उप मुख्यमंत्री, 35 केंद्रीय मंत्री, 17 राज्यों में पार्टी के सदन के नेता शामिल होंगे।
बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को आप कांग्रेस वर्किंग कमेटी और कम्युनिस्ट पार्टियों के पॉलिट ब्यूरो के बराबर मान सकते हैं। सीडब्ल्यूसी और पॉलिट ब्यूरो की बैठकें उनका भविष्य का एजेंडा तय करती हैं, जिनके आधार पर आने वाले चुनाव लड़े जाते हैं, जिनके आधार पर ये पार्टियां अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी तय करती हैं। संख्या के लिहाज से बीजेपी की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्रीय परिषद होती है, जिसकी बैठक साल में एक बार होती है। पार्टी के जितने सांसद होते हैं उनके 10% इस राष्ट्रीय परिषद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर के नेता इस समूह में होते हैं। इस बैठक में तकरीबन 5000 लोग शिरकत करते हैं। दूसरी तरफ संख्या के लिहाज से सबसे छोटी इकाई पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है, जो कि बहुत कम समय में भी फैसले लेता है और उसकी बैठकें नियमित होती रहती हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद बीजेपी में 2 और कमेटियां होती हैं। एग्जीक्यूटिव के तत्काल नीचे होता है पार्लियामेंट्री बोर्ड। राष्ट्रीय कार्यकारिणी एक संसदीय बोर्ड का गठन करती है। पार्टी की संसदीय गतिविधियों का संचालन और समन्वय यही बोर्ड करता है। यही बोर्ड तय करता है कि राज्यों में विधानसभा या विधान परिषद में लीडर किसे बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर से लेकर राज्यों तक किस पार्टी के साथ गठबंधन किया जाएगा। बोर्ड का काम संसदीय और राज्यों के विधायी समूहों की निगरानी का भी होता है। संसदीय बोर्ड के गठन की कोई समय सीमा नहीं है। पार्टी अध्यक्ष के अतिरिक्त इसमें 10 सदस्य होते हैं। एक सदस्य संसद में पार्टी का नेता होता है। जब बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं की जगह खाली होती है, बोर्ड का पुनर्गठन होता है। नए संसदीय बोर्ड में नितिन गडकरी और एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को जगह नहीं मिली। इनकी जगह बीएस येदियुरप्पा। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। सर्बानंद सोनोवाल, सत्यनारायण जटिया जैसे नेताओं को शामिल किया गया है। इसके बाद पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति होती है। चुनावी मामलों से जुड़ी सभी शक्तियां पार्टी की चुनाव समिति के पास हैं। यह समिति संसद और विधानसभा के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करती है, चुनाव अभियानों का संचालन करती है। समिति ये भी तय करती है कि कौन सीधे चुनावी राजनीति में आएगा और कौन चुनावों से बाहर रखा जाएगा। इस समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें संसदीय बोर्ड से सभी सदस्यों के अलावा 8 निर्वाचित सदस्य होते हैं। महिला मोर्चा की अध्यक्ष पदेन सदस्य होती हैं। जिन्हें लगता है कि बीजेपी का पार्टी स्ट्रक्चर कम डेमोक्रेटिक है, उन्हें आईना दिखाने के लिए यही काफी है। जहां बाहर बड़े दिखने वाले नेता बैठक में छोटे हो जाते हैं और बाहर इररिलेवेंट दिखने वाले नेता की अहमियत बड़ी हो जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।